दोस्तों ये तो आप सब जानते ही हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं। लोकसभा जिसे लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है एंड दूसरा हाउस है राज्यसभा जिसे अपर हाउस या हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इन दोनों ही हाउसेस की यूटिलिटी के बारे में कुछ सोचा है? नमस्कार साथियों, स्टडी आईक्यू जुडिशरी में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज के पॉडकास्ट में हम राज्यसभा यानी हाउस ऑफ एल्डर्स को क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। साथियों, राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। जैसे राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर किसी भी मैटर पर लॉस फॉर्मुलेट करे। दूसरी पावर राज्यसभा के पास ये है कि राज्यसभा पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दे सकती है कि आर्टिकल 312 का यूज करके एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस को फॉर्म किया जाए जो सेंटर एंड स्टेट्स के लिए कॉमन हो। दोस्तों, नेक्स्ट स्पेशल पावर राज्यसभा की ये है कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रपोजल सिर्फ राज्यसभा ही इनिशिएट कर सकती है। अगली स्पेशल पावर यह है कि अगर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं और उस समय लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, तो यदि राज्यसभा इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कर दे तो वो प्रोक्लेमेशन इफेक्टिव रह सकती है। बस कुछ फाइनेंशियल मैटर्स या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रोविजंस को छोड़कर राज्यसभा पावर्स एंड स्टेटस के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट लोकसभा के साथ इक्वली स्टैंड करती है। आइए साथियों, अब हम राज्यसभा की यूटिलिटी को समझते हैं। राज्यसभा की वजह से पॉलिटिक्स में सीनियर पॉलिटिशियंस एंड स्टेट्समैन का पार्टिसिपेशन पॉसिबल हो पाता है। दूसरी यूटिलिटी यह है कि राज्यसभा को हाउस ऑफ करेक्शंस भी बोला जाता है, क्योंकि राज्यसभा केयरलेस लेजिस्लेशंस या फिर डिफेक्टिव लेजिस्लेशंस को इम्प्रूव करने का काम भी करती है। राज्यसभा यह भी इंश्योर करती है कि रूलिंग पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का मिसयूज ना करे, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग लॉज बनाए। दोस्तों, अगली यूटिलिटी ये है कि राज्यसभा फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है, क्योंकि राज्यसभा में स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है और उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, राज्यसभा इंटेलेक्चुअल्स एंड पीपल विद स्पेसिफिक स्किल्स को फैसिलिटेट भी करती है। दोस्तों, राज्यसभा की अगली यूटिलिटी ये है कि कुछ मैटर्स पर राज्यसभा एंड लोकसभा के पास इक्वल पावर्स होती हैं और राज्यसभा इन पावर्स का यूज करके लोकसभा की आर्बिट्रेरीनेस को हमेशा चेक में रख सकती है। दोस्तों, अब हम राज्यसभा की पोजीशन और लोकसभा की पोजीशन के रिस्पेक्ट में कुछ कंपैरिजंस को समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से मैटर्स पर राज्यसभा एंड लोकसभा को इक्वल स्टेटस मिलता है। साथियों, ऑर्डिनरी बिल्स को इंट्रोड्यूस करने में एंड उनको पास करने में लोकसभा एंड राज्यसभा के पास इक्वल स्टेटस होता है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस या पास करना हो तो राज्यसभा एंड लोकसभा के पास इक्वल स्टेटस है। दोस्तों, फाइनेंशियल बिल्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस करने में एंड पास करने में लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल स्टेटस है। साथियों, प्रेसिडेंट के इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट में राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल स्टेटस है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन एंड रिमूवल में भी राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल स्टेटस है। लेकिन राज्यसभा के पास ये पावर भी होती है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के प्रपोजल को खुद से ही इनिशिएट कर सकती है। डियर लिसनर्स, अगर प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को रिमूव करना हो तो लोकसभा एंड राज्यसभा के पास इक्वल स्टेटस होता है। साथियों, प्रेसिडेंट जिन ऑर्डिनेंसेस को इशू करते हैं तो उनके अप्रूवल में भी दोनों हाउसेस के पास इक्वल स्टेटस होता है। जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी इंपोज करते हैं तो उसके अप्रूवल में भी लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर होती है। यहां पर आपको बता दें कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की रिपोर्ट को कंसिडर करना होता है, जैसे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट, तो इन रिपोर्ट्स को कंसिडर करने के रिस्पेक्ट में दोनों हाउसेस के पास इक्वल स्टेटस होता है। साथियों, अब हम कुछ ऐसे प्रोविजंस को समझेंगे जहां पर राज्यसभा के पास लोकसभा के कंपैरिजन में अनइक्वल स्टेटस होता है। सबसे पहले तो मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और राज्यसभा मनी बिल को ना तो अमेंड कर सकती है और ना ही रिजेक्ट कर सकती है। राज्यसभा को मनी बिल लोकसभा के पास विद इन 14 डेज रिटर्न करना होता है। दोस्तों, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1
सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। हाउएवर, उसे पास करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर होती है। साथियों, दूसरा कंपैरिजन जो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो ये कि अगर ये डिसाइड करना है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो इसकी फाइनल पावर लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। जॉइंट सिटिंग के केस में लोकसभा के स्पीकर को एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। इतना ही नहीं, ग्रांट्स की डिमांड पर वोटिंग करने के केस में भी लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस होते हैं। अगर नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को डिसकंटिन्यू करना हो, तो ऐसे रेजोल्यूशन को सिर्फ लोकसभा पास कर सकती है। साथियों, राज्यसभा के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव करने की पावर नहीं होती बाय यूजिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राज्यसभा को नहीं। लेकिन राज्यसभा गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज को डिस्कस भी कर सकती है और क्रिटिसाइज भी कर सकती है। साथियों, जब हम राज्यसभा के इंस्टीट्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक्सपर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी रेलेवेंट हो जाता है। तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि राज्यसभा एक फेडरल चैम्बर है विद नॉन फेडरल फीचर्स। राज्यसभा के अंदर हमें यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। हमें राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रेजेंस भी देखने को मिलता है। लेकिन राज्यसभा के अंदर स्टेट्स का अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब एक्सपर्ट्स का यह मानना रहा है कि राज्यसभा ने एज अ रिवीजन चैम्बर एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स के बाद सिर्फ 3 बार जॉइंट सिटिंग देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना रहा है कि राज्यसभा ने सेंटर में रूलिंग गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को कभी भी इफेक्टिवली क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज नहीं किया, और इसकी वजह से आज भी बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ अप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं करती। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वैसे तो राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि राज्यसभा अपनी स्पेशल आइडेंटिटी बनाने में नाकाम रही है। दोस्तों, अगर यहीं पर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें, तो राज्यसभा को वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में अपर हाउस या फिर अपर चैम्बर की तरह देखा जाता है। एंड राज्यसभा को किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है, क्योंकि राज्यसभा किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में फेडरल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करती है। दोस्तों, जैसा हमने अभी समझा कि राज्यसभा के अंदर हमें स्टेट्स का अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड भी रखते हैं। तो आइए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स के अगेंस्ट कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि अगर राज्यसभा के अंदर सभी स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, तो कुछ टाइम के बाद फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड हिस्टोरिकली देखा जाए तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को अपोज किया था। साथियों, यहां पर एक दूसरा आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जब कभी किसी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के लिए किसी लेजिस्लेशन को पास करना होगा, तो बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज भी कर सकते हैं। मोर ओवर, इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में हर स्टेट की पॉपुलेशन और टेरिटोरियल साइज काफी डिफरेंट होता है, इसीलिए राज्यसभा के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो साथियों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपके लिए सिंपल वर्ड्स में ब्रेक करेंगे। तब तक आप सब स्टडी IQ जुडिशरी के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।